हेलो दोस्तों, एसएसएलई क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज ये हमारी क्लास जो है यहाँ हम बायोलॉजी का एक चैप्टर है कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। ये उसी चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं, यानी साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके सुपर टैट में, डीएसएसबी में या आपका यूपीटीजीटी पीजीटी में आ सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका एक सजीव, एक निर्जीव तथा सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्रमशः होते हैं जल व प्रोटीन। बी है आपका प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट। सी है आपका जल व कार्बोहाइड्रेट और डी है आपका जल व लिपिड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जल व प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जैविक अणुओं के बहुलीकरण में एक ए है अनेक विभिन्न श्रेणियों के छोटे छोटे अणु अनियमित गुच्छों में जुड़े होते हैं। बी है आपका एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्त अणु बनाते हैं। तो यहाँ आपका ये जो बी वाला आंसर है ये एकदम करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपका केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया था। यहाँ आपसे पूछा है कि केंद्रक की सर्वव्यापी उपस्थिति का किसने पता लगाया था। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सटीक आंसर आपका सी, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने। ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि ये फास्फेट समूह के नेगेटिव आवेश के कारण होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सी वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। पांचवा प्रश्न है आपका निम्न में से किस कोशिका में केंद्रीय कला का अभाव होता है। ए दे रखा है आपको एनाबीना में, क्लेमाइडोमोनास में, राइजोपस में या लाइकेन में। तो यहाँ आपका एनाबीना इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है आपका खुरदरी अंतःप्रदाव्य जालिका का मुख्य कार्य है, जिसको हम अंतःप्रदाव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए, प्रोटीन संश्लेषण। खुरदरी अंतःप्रदाव्य जालिका का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 आता है आपका पादपों में लिंग गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम हुई। पादपों में यानी प्लांट्स में लिंग गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम हुई शैवालों में, कवक में, फर्न में या अवृतबीजियों में। तो यहाँ पर ये जो आपका डी दे रखा है अवृतबीजी, इनमें ये सबसे पहले हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है आपका किस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक किनारे पर स्थित होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी, अंतःकेंद्री। प्रश्न नंबर 9 है जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग है। तो यहाँ पर आपको राइबोसोम जो दे रखा है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है। तो यहाँ पर जो सी वाला क्वेश्चन दे रखा है G1, S, G2 और M, ये वाली फेस अवस्था जो दे रखी है ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आपका दे रखा है डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के संबंध में सर्वोत्तम प्रमाण किससे प्राप्त होता है।
गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, या जीवाणु कोशिकाओं के रूपांतरण में यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पाया जाता है, कोशिकाओं में डीएनए नहीं पाया जाता, या ज्ञात है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है, जीवाणु कोशिकाओं में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन पाया जाता है। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका सूचनाओं को ट्रांसफ़र करना। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। सभी प्रश्न नंबर 12 है, सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर इसका जो सी है एटीपी, ये बिल्कुल ठीक है। कोशिका चक्र के बारे में सर्वप्रथम इस वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया था कोशिका चक्र के बारे में? सबसे पहले तो ए है हार्वर्ड, बी है पेले। तो यहाँ जो डी वाला दे रखा है, दोनों ये बोथ ए एंड बी दोनों ने बताया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती? कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर है जो डीएनए के अणुओं के संश्लेषण यानी सिंथेसिस में भाग नहीं लेती? तो वो है आपकी डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, दोनों ये वाली। प्रश्न नंबर 15 है आपका, कोशिकाओं में किस कोशिका में H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन अनुपस्थित होती है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जो जीवाणु लिखा है ये वाला। प्रश्न नंबर 16 है, दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला कहलाता है। दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला कहलाता है आपका अंतराली डीएनए, सी अंतराली डीएनए। प्रश्न नंबर 17 है आपका, कोशिका चक्र की एस प्रवस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया डीएनए संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या ये सभी? तो यहाँ पर जो आपका दे रखा है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का ये बिल्कुल ठीक जवाब है। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर ये जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, मेंडल ने शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पादप का प्रभावी शुद्ध लाल पादप से संकरण कराया। संकरण की प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पादप होंगे। यहाँ उससे आपसे पूछ रहा है कि कौन से हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर जो होगा आपका वो होगा सभी लाल पुष्प वाले बी। तो आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ क्या होगी? राइबोज। ए समापन प्रकूट है UAA, UGA, UAG या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी, डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 8। प्रश्न नंबर 24 है आपका, गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ते हैं? टॉलीफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में या प्रोफेज में? तो यहाँ पर ये जो मेटाफेज अवस्था होती है यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य में कितने सहलंगन समूह पाए जाते हैं? ग्रुप पूछ रहा है आपसे, तो सभी जानते हैं 23 जोड़ी पाए जाते हैं। एक हीमोफिलिक मनुष्य एक सामान्य होमोजाइगस स्त्री से विवाह करता है यानी उससे शादी करता है, उसके कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफिलिक होंगे? तो यहाँ पर 0%।
प्रश्न नंबर 27 है आपका। प्रश्न 27 है आपका, विपरीत लक्षणों का युग्म कहलाता है फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये इसका एलील कहलाता है। ठीक है। एक युग्म, प्रश्न नंबर 28 है, एक युग्म यानी एक कपल का रुधिर समूह, रुधिर मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए तथा बी है तो उसकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा या उसका रुधिर समूह क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो सी दे रखा है आपका ए बी और ओ होगा। प्रश्न नंबर 29 है आपका, निम्न में से कौन सा अनुपातन टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, 1:1:1। प्रश्न नंबर 30 है आपका, किसी पादप का लंबेपन का कारक टी प्रभावी है तथा बौनेपन का कारक स्मॉल टी, लाल पुष्प का प्रभावी कारक आर तथा सफ़ेद पुष्प का कारक स्मॉल आर है। यदि आर टी स्मॉल टी का संकरण तो आपसे पूछा है ये ऐसे करके देख लीजिए, टी स्मॉल आर से कराया जाए तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले पादपों का प्रतिशत क्या होगा। लंबे एवं लाल पुष्पों वाला प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो 50 दे रखा है ये बिल्कुल सही होगा। प्रायः प्रश्न नंबर 31 है, प्रायः उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं आप्रभावी जीन होते हैं या मारक जीन होते हैं। तो सही आंसर आपका आप्रभावी जीन। प्रश्न नंबर 32 है आपका, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु संघनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, इस भाग को कहते हैं। तो यहाँ जो डी आंसर है आपका दे रखा है काइनेटोकोर जो दे रखा है ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। प्रश्न नंबर डी है, प्रश्न नंबर 33 है आपका, डीएनए व आरएनए में क्या समानता है। तो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं। प्रश्न नंबर 33 का आपका चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपका, केंद्रक बाह्य जीन पाए जाते हैं। तो इसका जो सी आंसर है हरित लवक और माइटोकांड्रिया में। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 35, ये देख लीजिए 35, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करते हैं। इस प्रकार का प्रतिकृतिकरण कहलाता है अर्धसंरक्षी यानी आपका ये जो बी वाला आंसर है ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अब आपका एक लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये दे रखा है, गुणसूत्रों में अंतःखंडों यानी टेलोमेयर्स का एक कार्य है। तो जो आपको ए वाला ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल ठीक आंसर है, गुणसूत्रों के सिरों को अवरुद्ध करना। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।